वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है उसे आज हम कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले एचपीएससी प्रैक्टिस सीरीज की काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन को विज़िट कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर मिल जाएंगे। जो लास्ट ईयर एचपीएससी का प्री एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर भी हमने सोल्व किया हुआ है। एचपीएससी का सब्जेक्टिव जो पेपर था उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आपको हमारे चैनल की बस प्लेलिस्ट को जाकर विज़िट करना है। अभी तक जितनी वीडियोस हमने प्रैक्टिस सेट की उसके अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 280 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 281 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती है, तो आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अल्टरनेटिव कॉस्ट के नेम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एट द पॉइंट वेयर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज टेंजेंट टू टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहले आपको बनाना है क्या? आपको बनाना है टोटल कॉस्ट का बनाना है। अब हमने क्या बना दिया? एस शेप का होता है, टोटल कॉस्ट का वैसा होता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जब एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से निकलती हुई एक स्ट्रेट लाइन आए और कहीं ना कहीं आकर टेंजेंट कर जाए। किसको टेंजेंट कर जाए? आपके टोटल कॉस्ट को टेंजेंट करके जाए। ये लाइन टेंजेंट लाइन है जो आपके टोटल कॉस्ट को टेंजेंट कर गई। तो ये किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला है जब आपकी टोटल कॉस्ट जो है को एक लाइन आती है जो कि टेंजेंट करती है, उस टाइम पर आपको ये बताना है कि आपके एवरेज कॉस्ट की क्या सिचुएशन होती है। जब आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन को एक लाइन टेंजेंट करती है उस टाइम पर हमारा जो एवरेज कॉस्ट होगी ना, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या होती है? मिनिमम होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द स्लोप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट इंडिकेट क्या करता है? अब आपको बोला गया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शेप भी कैसी होती है? ये ऐसे एस आकार का होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है कुल परावर्तनशील लागत। अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट, क्या बोला है? या तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट, अगर मैं इसका स्लोप देखूं तो ये स्लोप क्या होगा? तो आपको पता है जब हम टोटल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट का स्लोप देखेंगे तो वो जो निकलता है वो होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट का जो स्लोप होगा आपका, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप माइक्रो के क्वेश्चंस या इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस डायग्राम के हैं उनको आप डायग्राम्स की हेल्प से पेपर में सोल्व करते हो तो आप देखना आपके जो क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस हैं बहुत कम हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन समझ आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द जर्नल एवरेज कर्व किस नाम से जाना जाता है? अब एवरेज कर्व है
तो किसी के आगे भी क्या लगा होगा, एवरेज टोटल यूनिट कॉस्ट कर्व। जर्नल एवरेज कर्व को हम एवरेज कर्व के नाम से ही तो जानेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 285। इवन इफ द कॉस्ट इंक्रीज और मार्जिनल कॉस्ट रिमेन अनअफेक्टिव, तो वो कॉस्ट कौन सी है। अब आप बताओ, आपकी टोटल कॉस्ट है, उसमें दो ही कॉस्ट होती है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने पर चेंज होती रहती है, एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक आपको पे करनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा है, आपकी कॉस्ट तो हो रही है इंक्रीज, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमारी टोटल कॉस्ट तो बढ़ रही है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, सिर्फ बढ़ क्या रहा है, हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अगर कॉस्ट इंक्रीज करे और मार्जिनल कॉस्ट पे कोई प्रभाव ना पड़े, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट ही तो होती है, तब कॉस्ट कौन सी होगी, तो ये कॉस्ट होगी आपकी फिक्स कॉस्ट होगी या स्थिर लागत वाली कॉस्ट होगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब कहीं पर आपने अपने रिसोर्सेज को लगाया, वहाँ पर आपको जो रिटर्न है, जो फ़ायदे हैं वो घटते हुए मिल रहे हैं, और या फिर आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो इंक्रीजिंग आ रही है। वो क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट अर्लियर लेवल पर एग्रीकल्चर में क्यों अप्लाई होते हैं, अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री के साथ। क्वेश्चन समझ आया, इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है, तो ये क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर में डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट जल्दी क्यों लगता है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है ना, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा लैंड का यूज़ करते हैं, और लैंड का कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। और आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड पर ज़्यादा लेबर लगाने से क्या होता है, आपके जो रिटर्न्स मिल रहे होते हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, घटते हुए शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हम लैंड का यूज़ एक्सटेंसिवली करते हैं। तो इसी वजह से हमारे रिटर्न्स क्या होते हैं, डिमिनिशिंग होते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन टाइम पीरियड बहुत थोड़ा होता है, जिसमें आपका सारे फैक्टर फिक्स, कोई एक फैक्टर वेरिएबल होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होता है। सबसे पहली बात, जब आपकी MC इक्वल होगा MR के और MC कट करेगा MR को नीचे से ऊपर की तरफ, ये हमारी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको कंडीशन गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 288। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बियॉन्ड अ पॉइंट स्टार्ट राइजिंग। अब हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं। मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे अच्छा तरीका डायग्राम बना लो। अब हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम अपने आउटपुट को एक बियॉन्ड लेवल से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व राइज करने जाती है। अब ये बताओ, ये पॉइंट है मिनिमम, ये मिनिमम पॉइंट है। अगर इस पॉइंट के बाद हम अपने आउटपुट को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ देखो आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, बस आपको ये बताना है कि इसका कारण क्या है। अब शॉर्ट रन में आप सब लोगों को पता है क्या लागू होता है, हमारा शॉर्ट रन में हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है कि घटते बढ़ते
अनुपात का नियम हमारे संसाधनों पे लगता है, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर तो होते हैं फिक्स, कोई एक फैक्टर होता है वेरिएबल, तो इसीलिए हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है, जिसकी वजह से अगर हम अपने प्रोडक्शन को एक पॉइंट के बाद बढ़ाएंगे तो हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट व्हाट हैज़ टू बी पे और टू रिटेन इट, मतलब वो कॉस्ट जो हमें क्या करनी पड़ती है, पेड करनी पड़ती है, उसको रिटेन करने के लिए इट्स प्रेजेंट वैल्यू, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू की जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है वो, ताकि वो वहीं पर काम करे। तो ये वाली जो कॉस्ट होती है उसे हम किस कॉस्ट के नाम से जानते हैं, तो ये जो कॉस्ट हमारी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट कब होता है। तो आपको बोला है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम कब होती है, तो 2 पॉइंट पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होती है। पहला पॉइंट कौन सा होता है, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट का, जब आप दोबारा से एक, पहले आप क्या करो, टोटल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट का टेंजेंट करो तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। उस मार्जिनल कॉस्ट का जब आप डेरिवेटिव करते हो या स्लोप निकालते हो ना, दोबारा से मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप निकालो, तो यहाँ पर जो दोबारा आपका निकलेगा वो मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट निकलेगा। तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, पहले क्या बोला गया है, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगी। पहले आप बताओ, जब हमारे डायग्राम में क्या होता है, ये आपका डायग्राम है, तो टोटल प्रोडक्ट जब हमारा मैक्सिमम होता है तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ठीक है। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है आपका, 0 होता है। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी मिनिमम तब होगी जब आपका मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का मैक्सिमम होगा। ये वही बात हो गई ना कि मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपका वेरिएबल फैक्टर का, जैसे मैं डायग्राम में बनाऊं, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पर मैक्सिमम है। तो जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो उस टाइम पर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी ना वो मिनिमम आएगी। क्योंकि आप देखो मार्जिनल प्रोडक्ट की शेप इस तरह की होती है और मार्जिनल कॉस्ट की शेप इस तरह की होती है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, उस टाइम पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इम्पीरिकल एविडेंस में देखा गया टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से क्या ट्रेंड करता है। आपने मॉडर्न थ्योरी की होगी, किसकी, कॉस्ट की। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है आपको, मॉडर्न थ्योरी जो कॉस्ट की है वो क्या मानती है, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व यू आकार का नहीं होता बल्कि एल आकार का होता है। क्योंकि टेक्निकल चेंज होने की वजह से आपके पास एक्सेस कैपेसिटी होती है, तो इसीलिए उन्होंने क्या माना है कि टेक्निकल चेंज होगा। और ये एम्पिरिकल एविडेंस में भी देखा गया कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का आपका एल शेप होगा ना कि यू शेप। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को समझाते हुए इनका है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एल शेप है, लॉन्ग रन में आपका जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आपका एल शेप है, तो टेक्निकल चेंज की वजह से होता है ये। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
पीपल बाय डूइंग सो लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट का है ये फ्लैट क्यों होता है? कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा आपको ये फ्लैट मिलेगा? आयरन हो गया, स्टील इंडस्ट्री। तो आपकी जो आयरन इंडस्ट्रीज़ है, जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, जो भी वो प्रोडक्ट बनाती हैं उसका एक एक्सेस कैपेसिटी बना के रखती हैं, तो ताकि जब भी डिमांड हो तभी वो सप्लाई कर दे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर हम डायग्राम से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द पॉइंट ऑन विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, अ फर्म शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट विल ऑल्सो मिनिमम कॉस्ट एंड फर्म की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी मिनिमम होती है। क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है? अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो कौन सा पॉइंट है जब आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दोनों ही क्या हो, मिनिमम हो। ये दोनों बातें सही है या नहीं? तो हमें क्या समझ आया? अब हम क्या करते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या करते हैं, कहीं ना कहीं टच करते हुए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कब मिनिमम पे है? एक ही पॉइंट है जहाँ एक दोनों मिल रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट ही ऐसा है, ये मिनिमम पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जब आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, एक आउटपुट का लेवल एक ऐसा लेवल है यहाँ पर जहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी मिनिमम है और आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी क्या है, मिनिमम है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सिर्फ इसी पॉइंट पर पूरी हो रही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्जिनल रिवेन्यू आपका 0 है, तो इलास्टिसिटी बताओ कितनी होती है। अब आप देखिए, डायग्राम बना लीजिए, ये आपका एवरेज रिवेन्यू होता है, ये मार्जिनल रिवेन्यू होता है। जब आपका मार्जिनल रिवेन्यू 0 है तो आप देखिए आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोला गया है, एम आर जो होता है मार्जिनल रिवेन्यू हम निकालते हैं कैसे, टी आर एन और टी आर एन माइनस 1 टोटल रिवेन्यू, ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर हमें थ्योरेटिकली बताना हो तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? अब आप देखिए, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, टोटल रिवेन्यू में होने वाला चेंज होता है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए, मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, इज द एडिशन टू टोटल अर्न बाय सेलिंग एन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ एन माइनस 1। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन जनरल एवरेज रिवेन्यू कर्व इज स्ट्रेट लाइन, तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसा होगा? अब आप देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रिवेन्यू कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो मार्जिनल रिवेन्यू भी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ही तो होगा। तो यहाँ पर जब आपका एवरेज रिवेन्यू ऐसा है परफेक्ट कंपटीशन में, तो मार्जिनल रिवेन्यू भी स्ट्रेट लाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एवरेज रिवेन्यू इज फॉलिंग, तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या करता है? अब आप देखिए, ये आपका एवरेज रिवेन्यू है, ये फॉल कर रहा है, तो मार्जिनल रिवेन्यू भी तो फॉल ही करता है, पर लेस देन होता है एवरेज रिवेन्यू से, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू बड़ा है और मार्जिनल रिवेन्यू उसका आधा है। तो इसीलिए हम कहेंगे जब एवरेज रिवेन्यू फॉल करता है तो मार्जिनल रिवेन्यू लेस देन होता है एवरेज रिवेन्यू से। ऑप्शन नंबर बी
आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन द यूनिट ऑफ फैक्टर इंक्रीज, मतलब मान लो आपके संसाधन लगे हुए हैं, फिक्स और वेरिएबल फैक्टर को आपने लगाया हुआ है, ठीक है, जो कि आपको एक मार्जिनल रिवेन्यू, एक आगम, सीमांत आगम देंगे कमा के, तो वहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करें, इंक्रीज कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या इंक्रीज कर दे, यूनिट ऑफ फैक्टर्स को इंक्रीज कर दे, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आपको पता है शॉर्ट रन के अंदर हमारे सारे फैक्टर फिक्स होते हैं, तो ऐसे हम क्या करते हैं, इन फिक्स फैक्टर के ऊपर अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, तो क्या है, हमारे जो रिटर्न्स हैं वो क्या करने लग जाते हैं, फैक्टर की प्रोडक्टिविटी डिमिनिशिंग करने लग जाती है, घटने लग जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अज्यूम डेट फर्म टोटल रिवेन्यू कर्व टेक्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन विच पासिस द ओरिजिन, कि एक फर्म है, उसका टोटल रिवेन्यू कर्व ऐसा है, तो हम क्या बोलेंगे इस सिचुएशन में, क्या बोलेंगे। अब आपको पता है कि जब आपका टोटल रिवेन्यू कर्व कहाँ से आ रहा है, स्ट्रेट लाइन से आता है और ओरिजिन से आता है, तो इस टाइम पर आप वी में डिसाइड, मतलब आप क्या डिसीजन लेते हो कि प्राइस एक्सीड है आपका मार्जिनल रिवेन्यू से, प्राइस और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों बराबर है। अब पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि टोटल रिवेन्यू स्ट्रेट लाइन कब होता है, टोटल रिवेन्यू स्ट्रेट लाइन परफेक्ट कंपटीशन में होता है, और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, तो जब आपका प्राइस किसके बराबर तय होता है, प्राइस आपका किसके बराबर तय होता है, मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर, क्योंकि आपका मार्जिनल रिवेन्यू जो कर्व है उसकी शेप कैसी होती है, ऐसी तो होती है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, प्राइस किसके बराबर हो गया, आपका मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर हो गया, अगर आपका टोटल रिवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला एवरेज रिवेन्यू को शो करता है, एवरेज रिवेन्यू मतलब टोटल, आप टोटल रिवेन्यू कितनी आपने गेन की, उसके बाद आपने कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, इसके साथ आप डिवाइड कर दो, ये तो सिंपली फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजल कर्व पासिस थ्रू द टेंजेंसी पॉइंट ऑफ, एंजल कर्व जो हम बनाते हैं, जो एक तरफ इनकम और दूसरी तरफ आउटपुट के रिलेशनशिप को दिखाता है, उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंजल कर्व को हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंसी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एंजल कर्व को जब आप बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के जो टेंजेंसी के पॉइंट्स होते हैं ना, इनसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ हमारी ये रहेगी कि हमारा जो प्राइस है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट क्या होता है। अब नॉर्मल गुड वो गुड्स होती हैं जब इनकम के बढ़ने पे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। तो नॉर्मल गुड में जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो आपने डिमांड को बढ़ा दिया। और दूसरी बात, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है नॉर्मल गुड्स में। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ही किसी गुड्स का प्राइस कम हुआ तब भी रियल इनकम बढ़ गई, और तब भी लोगों ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया ज़्यादा। तो आप क्या बोलोगे, नॉर्मल गुड में इनकम इफेक्ट हो या फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, दोनों क्या करते हैं, डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल गुड में इनकम इफेक्ट क्या करता है, री इन्फोर्स करता है किसको, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस है? हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट करा है, जिसके अंदर ये प्राइस होता है, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, और एक कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर प्राइस किसी भी कमोडिटी का देने को तैयार होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस हमारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी थी? ये पॉल सैमुअल्सन ने दी थी। कंज्यूमर की प्रेफरेंस को रिवील करने की स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग थ्योरी है ये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द डिमांड कर्व, और आपको क्या बताना है? कंज्यूमर सरप्लस बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दिया गया है। अब आप एक कंज्यूमर जो है किसी कमोडिटी का क्या कितना प्राइस देने को तैयार था? एम्प्टी प्राइस वो देने को तैयार था, लेकिन जब वो मार्केट गया तो उसे कितना देना पड़ा? उसे WTI प्राइस देना पड़ा। तो कंज्यूमर का सरप्लस जो होता है कि वो जो एक्चुअल देना चाहता है कितना, वो एम्प्टी देना चाहता है, और उसे देना कितना पड़ा है? उसे क्या कितना देना पड़ा है? WT देना पड़ा है। तो यहाँ पर MWV ये कंज्यूमर के पास सरप्लस के रूप में बच जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया है कि MWV ई का एरिया कंज्यूमर सरप्लस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कंज्यूमर सरप्लस हाईएस्ट किस केस में होता है? जब हम मार्केट में नेसेसिटी की गुड्स लेने जाते हैं ना, आवश्यक वस्तुएं, और इसमें क्या है, कंज्यूमर ज़्यादा पे करने को तैयार होता है, लेकिन एक्चुअल में उनका प्राइस उतना नहीं होता। तो यहाँ पर एक कंज्यूमर का सरप्लस सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द केस ऑफ राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व कब होते हैं? कि राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व आपके कब होते हैं, आपको सिचुएशन बतानी है। तो हमने बहुत बार कर लिए ये टॉपिक्स, तो कि जब हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप L शेप होगी, इसका मतलब लेफ्ट पैर का शूज़, राइट पैर का शूज़ दोनों ही आपको चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो कमोडिटीज़ हैं दोनों ही, ये हमारी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइल मेजरिंग द मार्शल मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, हम क्या एज्यूम करते हैं? जब हम मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस को सोल्व करते हैं या उसको समझते हैं, मेज़र करते हैं, तो उस टाइम पर हम कौन सी मार्केट को एज्यूम करते हैं? तो परफेक्ट कंपटीशन को हम एज्यूम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी कौन सी ऑर्डरिंग को मानती है? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, वीक ऑर्डरिंग? आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में विद रीज़न देना है कि क्यों सैमुअल्सन की थ्योरी को या तो वीक ऑर्डरिंग माना गया है या फिर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग माना गया है, क्यों ऐसा माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सलस्की ने जो थ्योरी इन कंजप्शन उसको किसके साथ रिलेट किया है? इनकम इफेक्ट के साथ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के साथ, या बोथ ए एंड बी? तो आप जब सलस्की की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसने क्या बोला है, उसने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात भी की है और इनकम इफेक्ट की बात भी की है कि प्राइस इफेक्ट के अंदर दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक होता है आपका इनकम इफेक्ट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका प्राइस इफेक्ट बन जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कंज्यूमर डिमांड कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड, कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व है वो आप किसकी मदद से बना सकते हो? अगर आपके पास प्राइस कंजप्शन कर्व है, उसकी हेल्प से आप कंज्यूमर का डिमांड कर्व बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, हु डेमोन्स्ट्रेटेड अब नॉर्मल शेप ऑफ डिमांड कर्व कॉन्स्पिशियस कंजप्शन? कॉन्स्पिशियस कंजप्शन होता है जब आप लग्जरी कमोडिटी पर दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करो। किसने कहा है कि लो का डिमांड जो है, जो लो का डिमांड है
लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता और लोग कंस्पिशियस कंजप्शन करने के लिए क्या करते हैं, लॉ के डिमांड को नहीं मानते। ये बात बोली गई थी, किसने बोली थी, ये वेबलर ने बोली थी। गिफन गुड्स देते टाइम उन्होंने कहा, सॉरी, ये जो है ये कॉन्स्पिशियस कंजप्शन का जो कॉन्सेप्ट है और ये थ्रोस्टन वेबलर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्पिशियस कंजप्शन वही कि जब हम लग्जरी कमोडिटी पर ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हम यहीं अपने क्वेश्चंस को रोकते हैं। आने वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास भी माइक्रो के, मैक्रो के या डिफरेंट क्वेश्चन पेपर हों जो आप चाहते हो कि हम सॉल्व करें, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी economicsbydd पर उन क्वेश्चन पेपर्स को सेंड कर सकते हैं ताकि हम अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।